अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। परवरदिगार आलम से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज हम उर्दू कवायद इंशा की किताब से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हम कहानियाँ सबसे पहले पढ़ेंगे 9th क्लास और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कहानियों को ख़त्म करके खतूत और दरख्वास्त की तरफ आएंगे। सबसे पहली कहानी जो आपके सिलेबस में शामिल है वो है शेर का घर। आपने जैसा सुन रखा है कि पहले ज़माने में हकायात होती थी, यानी कि तफरीह का ज़रिया ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना टीवी, कुछ भी नहीं था। तो जो कोई तफरीह करना चाहता था तो ऐसे होता था कि शाम को जब सब लोग अपने अपने कामों से फरागत पा लेते थे तो वो एक जगह जमा होते थे और दिन भर के थके हारे हंसी मजाक में या बातों बातों में कोई बुजुर्ग अपने तजर्बे के पेश नज़र कोई बात कहता था, या कोई अगर दूर दराज के सफ़र से जाता था और उसको किसी ऐसे उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता था कि जो दिलचस्प भी होता था और सबक आमोज़ भी होता था, क्योंकि जब वो सफ़र से लौटता था तो वो बयान करता था। ऐसे ही हक़ाइक़ की कहानी सुनने और सुनाने का सिलसिला चल निकला कि जो बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाला था, बहुत ज़्यादा उसे दूसरी जगहों पे जाने का इत्तेफ़ाक़ होता था, वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से वो मिलता था, जो बातें सुनता था, वो आके फिर अपने लोगों में जब मिल बैठता था तो बयान करता था और सब लोग उसको बहुत ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से सुना करते थे। और हर उम्र के लोग उस जगह, उस चौपाल में कहने, उस जगह कहने वहाँ पे बैठते थे, जमा होते थे और फिर वो उस कहानी से, उस हक़ाइक़ से, उस बातचीत से कोई ना कोई नसीहत हासिल करते थे, कोई ना कोई सबक हासिल करते थे। तो आज हम जो सबसे पहली कहानी पढ़ेंगे वो कहानी है शेर का घर। अब ये नहीं है कि शेर जो जंगल का बादशाह है, हकीकत में उसका घर होता है, क्योंकि शेर तो पूरे जंगल का बादशाह है। जिस जगह वो बैठ गया वही जगह उसकी हो गई। और शेर जानवर है, जानवर इतना बड़ा जानवर है, ज़ाहिर उसका जो घर है वो भी उसके शायान शान होना चाहिए। तो परिंदे तो अपना घोंसला बना लेते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, इसी तरह जो बड़े जानवर होते हैं वो अपना घर नहीं बना पाते। ऐसे शेर जिस जगह पे बैठता है, रहता है, उसे कछार कहते हैं। जो ठंडी जगह होती है, थोड़ा सा घास फूस होता है, खुली होती है, ताकि उसे बैठने में, उठने में उतनी ही सहूलत हो जितना बड़ा वो जानवर है, जितना ज़्यादा वो ताकतवर जानवर है। तो कहते हैं शेरपुर एक गांव का नाम था कि शेरपुर एक गांव था जो दरिया से थोड़ा सा हटकर आबाद था तो दरिया के करीब तरीन, लेकिन दरिया के रास्ते में नहीं आता था। गांव और दरिया के दरमियान में बहुत ज़्यादा हरे भरे खेत थे, सरसब्ज़ खेत थे, हरे भरे खेत थे। और दरिया को पार करके एक जंगल था, यानी कि गांव और जंगल के दरमियान में एक दरिया था। और गांव के जो लोग थे, जब उन्हें जंगल में जाना होता था लकड़ियाँ काटने के लिए या अपने किसी काम के लिए, तो वो दरिया को पार करके और फिर जंगल में जाते थे। उस जंगल का जो बादशाह था वो एक शेर था जो बहुत ताकतवर था। और उस शेर के साथ ही उसके जो दोस्त थे, और भी कई शेर थे, वो अपनी पूरी कछार में धाड़ा करते थे, बोला करते थे। और शेर की जो धाड़ होती है, जो गूंज होती है, जो उसका बोलना होता है, वो पूरे जंगल में उसकी आवाज़ गूंजती है, पहुंचती है। और इस तरह हर जानवर अपने अपने तौर पर समझ जाता है, हर परिंदा समझ जाता है कि शेर की धाड़ इतनी खौफनाक है कि वो दिलों को दहला देती थी।
دریا کو عبور کرنے کے لیے، پار کرنے کے لیے کشتی ذریعہ سفر تھی کہ کشتی کے ذریعے وہ اس دریا کو عبور کرتے تھے اور جنگل میں جاتے تھے، کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا، برج نہ تھا، کوئی بھی دریا کے اوپر ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے دریا کو پار کر کے دوسری جگہ جایا جائے۔ ایسے میں شیر پور جو گاؤں تھا اس میں ایک بڑھئی رہتا تھا۔ بڑھئی لکڑیاں کاٹنے والا، لکڑی کا کام کرنے والا، فرنیچر بنانے والا، دروازوں کا کام بنانے والا، کرنے والا، جسے کارپینٹر کہا کرتے ہیں آپ اپنی زبان میں۔ اردو میں اسے بڑھئی کہتے ہیں اور انگلش میں کارپینٹر کہتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا، استاد مانا جاتا تھا یعنی کہ بہت زیادہ ماہر تھا، مہارت رکھتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اب وہ پنجرا کسی جانور کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کو فروخت کرنے کے لیے پرندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے علل صبح یعنی کہ صبح سویرے بہت جلدی اس نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لیا اور وہ دریا کو عبور کر کے پار کر کے جنگل میں چلا گیا۔ وہاں پہ اس نے ایک اچھا درخت دیکھا، اس کی لکڑی کو کاٹا اور اس سے پنجرا بنانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف تھا، اتنا زیادہ مگن تھا کہ اسے یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہاں پہ جنگل کا جو بادشاہ شیر ہے وہ اس کو کہیں ادھر ادھر آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ پابند نہیں ہے، وہ کہیں پہ بھی آ جا سکتا ہے۔ کہ ایسے میں جنگل کا بادشاہ شیر آ گیا اور اس نے کہا کہ بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ اب ظاہر آپ یہ سوچیں گے کہ جنگل کا بادشاہ اردو میں کیسے پوچھ سکتا ہے، کیسے سوال کر سکتا ہے، تو یہ تو ایک کہانی ہے اور اس میں وہ کہانی کو ہی مد نظر رکھ کر وہ سوال جواب کا انہوں نے انداز اپنایا ہے۔ تو جب وہ شیر پوچھتا ہے کہ بڑے میاں کیا بناتے ہو، تو بڑھئی جواب دیتا ہے کہ میں جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ تو شیر کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹے سے پنجرے میں میں کیسے آ سکتا ہوں، کیسے میں سما سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ میں تو اتنا بڑا وجود رکھتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں اتنی چھوٹی سی جگہ پہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ بڑھئی نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر تو دیکھ لیجیے کہ وہ اس میں آ بھی سکتے کہ نہیں آ سکتے، تاکہ مجھے سائز کا، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے اور کتنا بڑا اسے ہجوم میں بنانا ہے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تھا، یعنی کہ شیر نے کسی بھی قسم کی تاخیر کے بغیر بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا، اس نے کچھ بھی انتظار نہیں کیا اور وہ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب، بے قرار، بے چین تھا۔ بڑھئی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا اور جب پانی خوب ابلنے لگا، جوش آ گیا، کھولنے لگا، تیز گرم ہو گیا، تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور تھوڑا تھوڑا پانی اس پنجرے کے اندر سے شیر کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ جوں جیسے جیسے وہ شدید تیز گرم پانی شیر کی کھال پر، شیر کی اسکن پر، جلد پر پڑتا رہا، شیر تڑپا اور یہاں تک کہ اس کی جو بدن کی کھال تھی وہ جل گئی اور شیر جلنے کی وجہ سے دھواں سا ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ بڑھئی نے جب یہ دیکھا کہ اب شیر میں کوئی طاقت نہیں رہی ہے، وہ ہل جل نہیں سکتا ہے اور بالکل بے جان ہو گیا ہے، تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور شیر اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا، وہ جلدی سے باہر نکلا اور بہت تیزی کے ساتھ اس نے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی، مصیبت ٹلی، وہ اپنے کام میں دوبارہ سے مصروف ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بڑھئی نے دیکھا کہ جنگل سے 3 شیر اس شیر کے ساتھ اسے آتے ہوئے دکھائی دیے، یعنی کہ شیر اپنی مدد کے لیے اپنے 3 ساتھیوں کو لے کر آ گیا۔ اب بڑھئی پریشان ہو گیا اور بڑھئی نے کیا کیا کہ بڑھئی اور اس کا بیٹا جلدی سے اپنی جان بچانے کے لیے کہ ہم 4 شیروں کا کیسے مقابلہ کریں گے، وہ درخت پر چڑھ گئے۔ اب شیر درخت کے نیچے آئے، اب انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخرکار ان شیروں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جو جلا ہوا شیر تھا وہ سب سے نیچے کھڑا ہوا، اس کے اوپر دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر کھڑا ہوا، کمر پر، بیک پر، اور پھر اس کے بعد اسی طرح بدرجہ تینوں شیر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر وہ بڑھئی کی جس جگہ پہ وہ درخت بیٹھا تھا اس کے قریب پہنچ گئے۔
अब जब बढ़ई ने ये हालत देखी तो उसने कहा कि बस अब हमारी खैर नहीं है, अब हम बच नहीं सकते। उसके दिमाग ने फौरन काम किया, हाजिर दिमागी से उसने काम लिया और उसने फौरन ही जल्दी से चीख कर कहा कि लोटा लाओ। अब जाहिर सी बात है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और अल्लाह ताला ने जो इंसान को अक्ल व शऊर दिया है वो जानवर उसके आगे कुछ भी हैसियत नहीं रखते। हालांकि उसका बेटा भी उसके साथ ही सवार छत दरख्त पर ही था, पानी गर्म कौन लेके आता, लेकिन जानवर जानवर है और इंसान इंसान है। ये सुनना था कि गर्म पानी का लोटा बढ़ई मंगवा रहा है कि नीचे वाले शेर को अपनी जान के लाले पड़ गए और वो भागा और ऊपर नीचे जो शेर उसके ऊपर थे वो भी नीचे गिरे और वो भी उसकी इस हालत को देखते हुए उसके पीछे भाग निकले और जंगल में जा घुसे। और फिर उन्होंने उधर आने की कभी कोशिश ना की और बढ़ई ने अपनी हाजिर दिमागी से, अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ शेरों को भगा दिया बल्कि उसे साबित कर दिया कि इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है। ये आपकी कहानी थी जो आपने पढ़ी और इसमें कुछ भी देर नहीं लगेगी, आपको 2 दफ़ा ही आप पढ़ेंगे तो आपको जहन में बैठ जाएगी, आपको याद हो जाएगी। तो 9th क्लास इसका इखलाकी सबक होगा, इसका नतीजा होगा, इसका मॉरल होगा, हाजिर दिमागी और अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। हाजिर दिमागी और अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। ये आपकी पहली कहानी थी। अब हम अपनी दूसरी कहानी की जानिब आते हैं। दूसरी कहानी है आपकी कहानी नंबर 2, गीदड़ की मक्कारी। गीदड़ आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा मक्कार अय्यार जानवर मशहूर है और ये अपनी अय्यारी और मक्कारी की वजह से ही जंगल में हमेशा अपने आप को महफूज समझता है। कहते हैं किसी जंगल में बड़े झील डॉल का, बड़ी जिसामत का, बहुत ताकतवर कदावर एक हाथी रहता था और इसी जंगल में एक तरफ गीदड़ों का एक गौल भी रहा करता था। गौल ग्रुप की सूरत में, ग्रोह की सूरत में, झुंड की सूरत में गीदड़ रहा करती थी। जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता, झूमता झूमता, चलता फिरता तो गीदड़ इसे दूर ही से देखकर ललचाते थे यानी कि लालच करते थे कि इसे हम कैसे खाएं और दिन ही दिन में इसके गोश्त के मजे लेते, मगर बस न चलता था, बेबस थे, मजबूर थे कि इतने बड़े कदावर, इतने बड़े बुलंद कामत, बड़े कद वाले हाथी के गोश्त से किस तरह लुत्फानंदोज हों, किस तरह मजा ले, किस तरह खाएं। एक मुद्दत, एक अरसे की ललचाहट के बाद, दिल ललचाने के बाद तमाम गीदड़ एक रात जमा हुए। उन्होंने एक मीटिंग की, इजलास किया और हाथी को मारने की फिक्र करने लगे। आखिर एक बूढ़े गीदड़ ने हाँक लगाई, उसने सदा बुलंद की कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा हाथी का गोश्त खिलाऊंगा। सारे गीदड़ एकदम से खुश हो गए कि हम तो मरे हुए हाथी का गोश्त खाने के बारे में फिक्रमंद हो, यहाँ पे ये जो बूढ़ा गीदड़ है वो हमें जिंदा हाथी का गोश्त खिला रहा है। वो तो उनकी तो खुशी की इंतहा न रही और उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि जो बूढ़ा ज़ईफ़ गीदड़ है ये हमारा लीडर है। अब रात का वक्त था, हाथी जंगल में टहल रहा था। वही गीदड़ बूढ़ा उसके पास आया और बड़े अदब से सलाम करके बोला, हजूर जनाब, हम सब गीदड़ों ने फैसला किया है कि आपको अपना बादशाह बना ले और आपकी हुकूमत में अमन चैन की जिंदगी बसर करें। हाथी ने गीदड़ की बात सुनी और खुश होकर बोला, हाँ हाँ मुझे मंजूर है, चलो सब गीदड़ों की मंजूरी ले लें। वह हाथी गीदड़ के साथ चल पड़ा। गीदड़ इसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ दलदल थी और दलदल आपको पता है कि वो ऐसी कीचड़, ऐसा तालाब होता है जो जिसमें जो चीज भी चली जाए वो फिर नीचे की जानिब खिसकना शुरू हो जाती है। गीदड़ तो हल्का फुल्का सा जानवर होता है, वो छलांगे लगाता हुआ दलदल के ऊपर से चलने लगा, यानी कि बहुत लंबी लंबी से जंप लगाई, छलांग लगाई और हाथी जो था वो डील डॉल का था और वो नशे में भी बादशाही के था, तो वो कैसे जा सकता था लंबे लंबे कदम उठाकर। वो नशे में मस्त चल रहा था कि वो दलदल में जब उतरा तो दलदल में धंसना शुरू हो गया और आखिरकार घुटनों तक वो दलदल में धंस गया, चला गया। अब ना आगे जाने का इरादा था, ना आगे जाने के वो काबिल था और ना ही पीछे हटने की उसमें ताकत थी। हाथी ने चीख कर गीदड़ से कहा कि अब क्या करूं। गीदड़ ने कहा, आप बहुत ज्यादा भारी हैं, बहुत ज्यादा वजूद रखते हैं, मैं अकेला तो आपको नहीं निकाल सकता, हुक्म हो तो अपनी कौम को बुला लूं।
हाथी मरता क्या ना करता, मजबूर था, आखिरकार मर तो नहीं सकता था। उसने कहा हाँ हाँ जल्दी बुला लाओ। गीदड़ ने आवाज लगाई और सैकड़ों तादाद गीदड़ आन जमा हुए और लगे हाथी का गोश्त काटने और जिंदा हाथी को अपने दांतों से काट काट के खाने लगे और मजे लेने लगे। हाथी ने बहतेरी बहुत ज्यादा अपनी सूंड हिलाई, लेकिन बेबस था कि चारों टांगे उसकी जो थी, चारों पांव उसके जो थे वो दलदल में धंस चुके थे। चीखता चिंघाड़ता रहा, मगर गिद्धों ने वहीं खड़े खड़े हाथी का गोश्त चट कर लिया, मजे ले लेके खा लिया। और जो गिद्धड़ है, जो हाथी है, वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसका इखलाकी सबक है, खुशामद बुरी बला है। इखलाकी सबक दोबारा सुने, खुशामद बुरी बला है। तो 9th क्लास, ये आपकी दो कहानियां थी जिन्हें हमने पढ़ा, जिनके इखलाकी सबक आपको बताया गया। और ये दो कहानियां आपने अच्छी तरीके से यकीनन सुनी होंगी। और यहाँ पे आपको उसकी दी भी है, कहानी की तस्वीर भी दी हुई है। आप यहाँ से पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, मजा भी लेंगे और यकीनन अपने जहन में आप इस कहानी को बिठा लेंगे, जहन नशीन कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफ़िज़।